बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने पढ़ना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मीन। जिन लोगों ने सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ पहले से आइडिया होगा, उन्हें ये चीज़ आती होगी। हमने उसका यहाँ सिर्फ एक बड़ा सा न्यूमेरिकल करना है जो आपकी बुक में है, और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले अब अपनी किताब के क्वेश्चन नंबर 14.43 पे आ जाइए। वो ये कहता है कि लेट x1 रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन 3 4 5। यानी पॉपुलेशन क्या थी? पहली पॉपुलेशन 3 4 और 5, और उसमें से साइज 2 के सैंपल ड्रॉ करने हैं विद रिप्लेसमेंट। फिर एक दूसरी पॉपुलेशन वो देता है, similarly let x2 bar represents the mean of the sample size of n2 is equal to 2 with replacement from the population 1 1 3। पहली पॉपुलेशन थी 3 3 3 4 5। तो 3 4 5 से जब हम सैंपल्स बनाएंगे, there are 3 raised to the power 2 9 possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from each population। तो दोनों पॉपुलेशन से 9 9 सैंपल्स बन सकते हैं। अब ये पॉपुलेशन 1 देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 से 9 तक लिखा और 2 2 के सैंपल्स बना लिए। 3 4 5 थे तो 3 3 3 के साथ 3 4 5, 4 के साथ 3 4 5 और 5 के साथ 3 4 5। इसी तरह आपकी जो दूसरी पॉपुलेशन है उसमें आपके पास 1 1 3 है, तो 1 के साथ 1 1 3, फिर दूसरे 1 के साथ 1 1 3 और फिर आखिर में 3 के साथ 1 1 3। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, यानी x1 बार माइनस x2 बार, या जो वैल्यूज बड़ी हों उसमें से छोटी को माइनस कर दिया कीजिए। तो यहाँ हमने x1 बार की वैल्यूज निकाल ली और x2 बार की वैल्यूज भी निकाल ली। यहाँ हम देखते हैं कि x1 बार की वैल्यूज जो हैं निस्बतन बड़ी हैं एज कंपेयर टू x2 बार। तो यहाँ हम जो डिफरेंसेस फाइंड करेंगे वो करेंगे x1 बार माइनस x2 बार। ये यहाँ x स्मॉल में लिखा हुआ है, आपने स्मॉल में नहीं लिखना, कैपिटल में लिखना है, यहाँ भी कैपिटल में लिखना है जी। अब ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। x1 बार की वैल्यू उसने ऊपर कॉलम्स में लिखी है, 9 वैल्यूज। हर वैल्यू को उसने लिख लिया। ये नहीं है कि हर वैल्यू एक मरतबा लिखनी, नहीं, वो जो 9 की 9 वैल्यूज आई थी वो सारी की सारी आप लिख लें, ए जो आई थी। उसके बाद x2 बार की वैल्यूज उसने यहाँ लिखी है। मेरा मशवरा ये है कि आप x1 बार की जो वैल्यूज हैं कॉलम में लिखें यहाँ पर, और x2 बार की जो वैल्यूज हैं उनको ऊपर लिखें। उसकी वजह यह है कि x1 बार में से x2 बार माइनस करना है, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 उल्टा करना अजीब सा लगता है, तो x1 बार की जो वैल्यूज हैं इसने रो में दी हुई हैं, आप उन्हें कॉलम्स में लिख लें, और जो वैल्यूज x2 बार की यहाँ पहले कॉलम में दी गई हैं आप उन्हें यहाँ रो में लिख लें। उसके बाद हर x1 बार की वैल्यू में से हर x2 बार की वैल्यू को माइनस किया गया है। मसलन 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, और इसी तरह से ये जो अंदर डिफरेंसेस का टेबल बन गया है, अब हमने ये डिफरेंसेस फाइंड कर लिए। जब x1 बार के x2 बार में से सारे डिफरेंसेस हम निकाल लेंगे तो x1 बार की 9 वैल्यूज थी, x2 बार की भी 9 वैल्यूज थी, तो ये डिफरेंसेस कितने हो जाएंगे? 81। तो ये 9 इंटू 9 81 डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब हमने इन 81 डिफरेंसेस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब डिफरेंस को उसने डी का नाम ले लिया, आप डी का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है, x1 बार माइनस x2 बार लिखते जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप डी लिखना चाहते हैं तो आप डी लिख लें। अब इस टेबल के अंदर सबसे कम वैल्यू देखें क्या है? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू जो मुझे नजर आती है वो 4 है। तो 0 के बाद 0.5 आती है, फिर 1 आती है, फिर 1.5 आती है, फिर 2 आती है, 2.5, 3, 3.5 और 4। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ एक एक दफा लिख ली।
फिर इन 81 वैल्यूज में से आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कितनी मर्तबा आ रही है। आपने टैली बार बनाई। टैली बार बनाने के बाद आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपने यहाँ पर, अच्छा ये इसने काम थोड़ा सा गलत किया हुआ है, ये आपने काम नहीं करना। आपने मीन और वेरिएंस उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड नहीं करना। आपने क्या करना है, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। क्या, आगे आप कॉलम बनाएंगे एफ ऑफ डी, एफ के बाद ब्रैकेट के अंदर डी आएगा, 1/81, 2/81, 7/81, 10/81, और फिर अब ये डी आपके पास आ गया और वो जो कॉलम बनेगा वो एफ ऑफ डी बनेगा। तो क्या करेंगे, आपने डी को और एफ ऑफ डी को मल्टीप्लाई करना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ डी निकालनी है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, उसका रिजल्ट यही आएगा। इसी तरह आपने डी स्केयर इंटू एफ ऑफ डी निकालना है, तो वो भी कॉलम बन जाएगा, वो 504 डिवाइडेड बाई 81 आएगा आपके पास। आपने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर देनी है। इसी तरह से आप सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार फाइंड करेंगे, विच वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार होल स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार होल स्केयर। तो ये आपने म्यू निकाल लेना है x1 बार माइनस x2 बार का, और फिर सिग्मा स्केयर निकाल लेना है x1 बार माइनस x2 बार का। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको μ1 चाहिए, सिग्मा 1 स्केयर चाहिए, μ2 चाहिए, सिग्मा 2 स्केयर चाहिए। तो μ1 क्या होता है, पहली पॉपुलेशन का मीन है। तो पहली पॉपुलेशन का मीन कैसे निकालते हैं, समीशन x डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो 3 4 5 बटा 3 कर दोगे जमा करके, तो 12 बटा 3 4 आ जाएगा। सिग्मा 1 स्केयर कैसे निकालना है, आप अपने फार्मूले से निकालें, समीशन x स्केयर बाय n माइनस समीशन x बाय n होल स्केयर। यहाँ n कैपिटल यूज होगा, ठीक है। आप उस फार्मूले से निकालते हैं तो सिग्मा 1 स्केयर की वैल्यू आती है 2/3, वैल्यू वही आनी है। इसी तरह μ2 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 3, जवाब आता है 1.67। इसको 5/3 रखें तो ज्यादा आसान है, फ्रैक्शन में रखिएगा इसको। इसी तरह सिग्मा 2 स्केयर की वैल्यू आप निकालते हैं तो आपके पास आंसर आता है 121/9 माइनस 5/9 होल 5/3 होल का स्केयर, समेशन x स्केयर बाय n माइनस समेशन x बाय n होल का स्केयर, 8/9 उसका आंसर आएगा। अब वेरिफिकेशन क्या करनी है देखिए आपके पास म्यू x1 बार माइनस x2 बार क्या था, 2.33। अब μ1 क्या है, 4 है। μ2 क्या है, 1.67 है, ये निकाला हुआ है। इसमें से ये माइनस कर दो तो आपके पास जवाब वही 2.33 आ जाता है। सो आप कह सकते हैं कि म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होता है μ1 माइनस μ2 के। अब देखिए सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 स्केयर बाय n प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाय n के इक्वल होता है। तो यहां देखिए 1/n 1, यानी ये पहला n1 है और ये वैल्यू है सिग्मा 1 स्केयर की, यानी 2/3 ये निकाली हुई है। फिर 1/n2 दूसरा n है स्मॉल वाला, और फिर सिग्मा 2 स्केयर की वैल्यू है 8/9। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये चीज आ जाती है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये भी वही आएगा, इसका जवाब आएगा 7/9, और 7/9 ही सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार है। इस तरह से वेरिफिकेशन मत कीजिएगा, जिस तरीके से आपको वेरिफिकेशन मैंने समझाई हुई है, वेरिफिकेशन आप उसी तरीके से करेंगे कि पहले सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू लिख लेंगे 7/9, फिर आपने इस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है निचले स्टेप में, वो भी फाइनल करेंगे तो वो भी 7/9 आ जाएगा। तो आखिर में आप लिखेंगे सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर बाय n1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी प्लस आता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, यहाँ हमेशा माइनस होगा या प्लस भी हो तब भी यहाँ आपका प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आता। सिग्मा 1 स्केयर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाय n2। तो यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई हुई हैं इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की। इस तरह की प्रॉपर्टीज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की भी होती हैं,
मैं अभी आपको चल के वो प्रॉपर्टीज बता देता हूं, फिर हम इसके प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। जी बेटा, ये देखिए, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ी थी पहले, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन पढ़ेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होता है μ1 माइनस μ2 के। अगर कहीं आपको म्यू x2 बार माइनस x1 बार करना पड़ जाए तो देन ऑब्वियसली ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। अगर यहाँ x1 बार पहले है तो μ1 पहले आएगा, x2 बार पहले है तो μ2 पहले आएगा। सो ये तरतीब यही रहेगी कि म्यू किसका, x1 बार माइनस x2 बार का जो मीन होगा वो μ1 माइनस μ2 के इक्वल होता है। इसी तरह सिग्मा स्केयर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होता है सिग्मा स्केयर बाय n1 प्लस सिग्मा स्केयर बाय सिग्मा 1 स्केयर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाय n2। और ये इक्वल होता है किस चीज के, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार ये ब्रैकेट के बाहर पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये तो था इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। एंड जब सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट होती है तो तब आपके पास यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 के साथ इसका फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आ जाएगा और सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 के साथ इसका पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट अगर सैम्पलिंग होगी दोनों की तो फिर आपका सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इस चीज के इक्वल होगा और सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार आपका इस पूरे ब्रैकेट के अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा। इसकी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम फाइंड आउट करते हैं और उसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज नॉर्मल विद मीन mu of x1 bar minus x2 bar is mu1 minus mu2 and variance sigma square x1 bar minus x2 bar sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 if sampling is done with replacement and without replacement के केस में ये होगा। अब ये x1 बार माइनस x2 बार डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली म्यू x1 बार माइनस x2 बार और सिग्मा स्क्वायर x1 बार। अब हमने जब ये चीज लिख ली तो इसका मतलब अगर x1 बार माइनस x2 बार का कोई क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का और वो इन कंडीशंस पे पूरा उतरता है, यानी या तो पॉपुलेशंस नॉर्मल होती हैं, पॉपुलेशंस नॉर्मल अगर नहीं होती तो आपके कैपिटल n1 सॉरी स्मॉल n1 और स्मॉल n2 जो है वो बहुत बड़े साइज होते हैं, तो तब भी हम बहुत बड़े से मुराद 30 से बड़े होंगे तो तब भी हम कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहां से x1 बार माइनस x2 बार को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी z में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपकी किताब में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके, जो आपको मैंने पहले ही, ये देखिए मैम जिनके पास किताब है वो भी मैं बता देता हूँ, जिनके पास नहीं है मैं वो भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी ये वाला, क्वेश्चन नंबर 14.42। उसने आपको n1 भी दिया हुआ है n2 भी दिया हुआ है। रैंडम सैंपल्स ऑफ साइजेस n1 100, ये उसने दोनों सैंपल्स दिए हुए हैं। बहरहाल हम चलते हैं सवाल की तरफ जो मैंने सॉल्व करके आपके लिए पहले से यहाँ रखा हुआ। ये हमने आज वेरिफिकेशन की, ये चीजें उसने आपको दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर बल्कि ये 44 है, अगला क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन नंबर 42। पहला सैंपल साइज 100, दूसरा सैंपल साइज 100। पहले पॉपुलेशन का मीन जिससे सैंपल लिया गया 100 वैल्यूज का 10, दूसरी पॉपुलेशन का मीन 8। पहली पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन 2, दूसरी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन 1। दिस ऑल हैव बीन गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। फाइंड क्या करने को कहता है, वो कहता है कि फाइंड करें कि x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू 1.5 से कम है, और दूसरा क्या कहता है कि x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू 1.75 से तो ज्यादा है लेकिन 2.5 से कम है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए x1 बार माइनस x2 बार को हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी z में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो जब हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा इसको। जी, अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका मीन चाहिए, और इसका मीन क्या होता है, म्यू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार विच इज म्यू वन माइनस म्यू टू के इक्वल होता है। 10 मनफी 8 2 आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा स्केयर एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार इक्वल होता है सिग्मा वन स्केयर बाय एन वन सिग्मा टू स्केयर बाय एन टू। जहां उसने आपको कैपिटल एन नहीं दिया और ये नहीं कहा कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, वहां आप खुद ब खुद अज्यूम करेंगे कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है और उसे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा वन स्केयर का मतलब है 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन क्या था 100, तो 2 का स्केयर बाय 100, और सिग्मा वन स्केयर सिग्मा टू जो है वो 1 है, प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय यहाँ भी 100 ही है। तो ये हो जाएगा 4/100 और 1/100 5/100.05। इसका अंडर रूट लेंगे तो सिग्मा निकालेंगे, वो आपके पास वैल्यू आती है 0.2236। अब जरा गौर कीजिए, हम x1 बार माइनस x2 बार अगर 1.5 है तो z क्या होगा, इसकी जगह z आ गया, और इसको कन्वर्ट किया z में। जब मैं पहले लिखा करता था तो मैं लिखा करता था इफ x1 बार माइनस x2 बार इज 1.5 तो z क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कर दिया है, इसकी जगह मैंने किया z, और 1.5 को कन्वर्ट करना है तो 1.5 माइनस मीन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार विच इज 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ x1 बार माइनस x2 बार विच इज 0.2236। तो इसको कन्वर्ट करेंगे और ये वैल्यू जो हमारे पास बनती है -2.236 बनती है या 2.24 बनती है। अब 2.24 से -2.24 से z की वैल्यू कम हो, ये प्रोबेबिलिटीज बहुत दफा आपको निकालनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाई हैं, अब दोबारा यहाँ मैं नहीं सिखा रहा। क्या करेंगे, आपने माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की जो प्रोबेबिलिटी थी 0.5 उसमें से माइनस कर देनी है 2.24 से, -2.24 से 0 की प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इस दूसरे पार्ट की तरफ। 1.75 से 2.5 तक आ गया तो इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो z की वैल्यूज आई हैं -1.12 से लेकर 2.24 तक आई हैं। अब क्या करेंगे, -1.12 को जब हमने लिखा -1.12 से 0 तक तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, 0 से 2.24 तक प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी ये 0.4875। इन दोनों को प्लस किया तो हमें ये आंसर मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 44 आपका किताब में। 8 ट्यूब्स दी हुई हैं, उसका मीन दिया हुआ है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है और उसका सैंपल साइज दिया हुआ है। ट्यूब्स बी दी हुई है, मीन दिया हुआ है, उसका सिग्मा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका सैंपल साइज दिया हुआ है। क्या कहता है, वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 36 ट्यूब्स का सैंपल मीन, 36 ट्यूब्स का सैंपल मीन क्या होगा, x1 बार, चूंकि ये 1 लिया हुआ है तो 36 क्या है n1 है, यानी x1 बार कहता है कम से कम एक ज्यादा होगा 49 मेजरमेंट्स के सैंपल मीन से, यानी इसका सैंपल मीन यानी x1 बार ज्यादा होगा कम से कम एक किससे, 49 मेजरमेंट्स के सैंपल मीन से यानी x2 बार से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x1 बार माइनस x2 बार को माइनस करें तो हमारा डिफरेंस कम से कम एक आना चाहिए, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है, इसके लिए फिर वही काम करेंगे, म्यू से x1 बार माइनस x2 बार फाइंड करेंगे, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, और उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14.45। वो हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक 25 वैल्यूज का सैंपल है जिस पॉपुलेशन से लिया गया उसका मीन 80 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 थी। एक 36 वैल्यूज का सैंपल एक और पॉपुलेशन से लिया गया, उसका
जो मीन है वो 75 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 25 वैल्यूज का जो मीन आएगा यानी x1 बार वो ज्यादा होगा इन 36 वैल्यूज के मीन से। कितना ज्यादा होगा? वो कहता है वो ज्यादा हो 3.4, लेकिन 5.9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ये स्टेटमेंट जो यहाँ इसने लिखी है। Find the probability that the sample mean computed from the 25 measurements will exceed the sample mean computed from the 36 measurements by at least 3.4। यानी वो 3.4 या उससे बड़ा हो, लेकिन लेस देन 5.9 होना चाहिए। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ये क्या है? x1 बार माइनस x2 बार है। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, सो you have to find the mean of x1 bar minus x2 bar and standard deviation of x1 bar minus x2 bar, just like previous questions. This answer is 5 and sigma would be 1.12. Then the probability of 3.4, when 3.4 is converted to standard normal variable, the result is minus 1.43. And when 5.9 is converted into a standard normal variable, the result is 0.80. So you have to find out the probability of minus 1.43 to z to 0.80. Now, this is the sum of two probabilities, which is from minus 1.43 to 0 and from 0 to 0.8. Using the standard normal area table, you can find these two probabilities and then sum it and get the result as 0.7117. So, these are the questions which we have done today. I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कन्वर्ट करके इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना। और एक बात याद रखिएगा बेटा कि पेपर के अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, पेपर के अंदर इस किस्म के सवाल आते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, और प्रैक्टिकल के अंदर आपको इस तरह का सवाल मिलेगा जिसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। आई थिंक इट्स enough for today. Just be with me for the questions and answers.